10 जून की इस सभा में देश विदेश के समाचार लेकर वरुण तोमर के साथ मैं हूं चिन्मय दीक्षित। पहले मुख्य समाचार। जापान में 2 वर्षों में पहली बार पर्यटकों का प्रवेश आरंभ। 98 देशों और क्षेत्रों के विदेशी पर्यटकों के लिए खुली देश की सीमाएं। G7 शिखर सम्मेलन में जापान लेगा खाद्य सहायता संकल्प। पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों में खाद्यान्न की कमी से बढ़ रहे हैं भुखमरी के आसार। और शोधकर्ताओं ने किया ryugu ग्रहिका के मूल ग्रह पर बड़ी मात्रा में जल होने की संभावना का खुलासा। अब समाचार विस्तार से। जापान ने लगभग 2 वर्षों में पहली बार विदेशी पर्यटकों का आगमन स्वीकारना शुरू करने के लिए अपने कोरोना वायरस रोधी सीमा नियंत्रणों में ढील दी है। सरकार ने कोविड-19 प्रसार के न्यूनतम जोखिम वाले 98 देशों और क्षेत्रों के विदेशी पर्यटकों के लिए देश की सीमाएं शुक्रवार से फिर से खोल दी। इनमें अमेरिका, दक्षिण कोरिया और चीन शामिल हैं। इस समूह के आगंतुकों को आगमन पर वायरस जांच और स्वसंगरोध से छूट दी गई है, भले ही उनका टीकाकरण ना हुआ हो। फिर भी आगंतुकों की दैनिक सीमा 20,000 बने रहने के चलते विदेशी पर्यटकों को सीमित संख्या में प्रवेश अनुमति दी जाएगी। वायरस प्रसार रोकने के प्रयासों के तहत वर्तमान में पर्यटकों को गाइड के मार्गदर्शन वाले पैकेज टूर में ही यात्रा की अनुमति है। जापान पर्यटन एजेंसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत यात्रा एजेंसियों को सुनिश्चित करना होगा कि विदेशी पर्यटक मास्क पहनने जैसे संक्रमण रोधी उपायों का पालन करें। पर्यटकों के लिए निजी स्वास्थ्य बीमा लेने हेतु उनकी सहमति भी एजेंसियों को लेनी होगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जापान में उनका इलाज किया जा सके। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मात्सुनो हिरोकाजु को आशा है कि विदेशी पर्यटकों का आगमन बहाल होने से देश में स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं पुनर्जीवित हो जाएंगी। जापान ने शुक्रवार को अपने कोरोना वायरस रोधी सीमा नियमों में ढील देते हुए विदेशी पर्यटकों को स्वीकारना शुरू कर दिया। मात्सुनो ने कहा कि सरकार संबद्ध पक्षों से जापान पर्यटन एजेंसी द्वारा संकलित कोविड-19 रोकथाम दिशा निर्देश पालन करने का आग्रह जारी रखेगी। मात्सुनो ने ये भी कहा कि जापान का लक्ष्य यात्री आगमन संख्या उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए उसे सामान्य वर्षों के स्तर तक लाने का है। रूस समर्थक बलों द्वारा पकड़े गए ब्रिटेन के 2 नागरिक और मोरक्को के 1 नागरिक को पूर्वी यूक्रेन में मृत्युदंड दिया गया है। उन पर आरोप है कि वे यूक्रेन सरकार की ओर से किराए के सैनिकों के रूप में अवैध तौर पर लड़ रहे थे। रूस की इंटरफैक्स समाचार एजेंसी का कहना है कि दोनेत्स्क क्षेत्र में मारियुपोल में अप्रैल मध्य में 2 ब्रिटिश नागरिक और दोनेत्स्क में मार्च में मोरक्को का 1 नागरिक पकड़ा गया था। ब्रिटिश नागरिक आइडन एस्लिन ने कहा कि जिस परिस्थिति में मैंने जांच में मदद की और साथ ही दोनेत्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के समक्ष आत्मसमर्पण किया, उनके मद्देनजर मैं दंड में नरमी की अपेक्षा कर रहा था। मृत्युदंड सुनाने वाली दोनेत्स्क की इस अदालत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। यूक्रेन और पश्चिमी देशों की सरकारों ने इस निर्णय की निंदा की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने एक ट्वीट कर इस निर्णय को फर्जी और अवैध करार दिया। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के चलते वैश्विक खाद्य संकट उत्पन्न होने की बढ़ती आशंकाओं के बीच जापान सरकार 7 देशों के समूह G7 शिखर सम्मेलन में प्रभावित देशों के लिए खाद्य सहायता की घोषणा करने की योजना रखती है। इस महीने के अंत में जर्मनी में होने वाले शिखर सम्मेलन के एजेंडे में खाद्य सुरक्षा शामिल रहना अपेक्षित है। यूक्रेन की गणना दुनिया के शीर्ष अनाज निर्यातकों में होती है, लेकिन काले सागर के बंदरगाहों पर रूस की नाकेबंदी के चलते निर्यात अवरुद्ध है। जापान सरकार यूक्रेन के अलावा पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों की सहायता करने का संकल्प लेने की व्यवस्था कर रही है। इन क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी से भुखमरी के आसार बढ़ रहे हैं। ये सहायता विश्व खाद्य कार्यक्रम और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को वित्तीय योगदान के रूप में दी जा सकती है। मुख्य कैबिनेट सचिव मात्सुनो हिरोकाजु ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि रूसी आक्रमण के कारण अनाज की कीमतों में उछाल आया है और वैश्विक खाद्य असुरक्षा की आशंका बढ़ गई है। मात्सुनो ने कहा कि यूक्रेनी निर्यात पर अत्यधिक रूप से निर्भर पश्चिम एशिया और अफ्रीका में इस लड़ाई का गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए चयनित 5 देशों में से एक जापान भी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बृहस्पतिवार को मतदान हुआ।
महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने ये घोषणा की। अन्य चयनित देश इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड हैं। इन देशों का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से आरंभ होगा। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संस्था है जिसके पास प्रतिबंध लगाने और बल प्रयोग की आज्ञा देने जैसे कानूनन बाध्यकारी निर्णय लेने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र में जापान के राजदूत इशिकाने कामिहिरो ने कहा कि जापानी राजनयिक संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करने की आशा रखते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद अपने दायित्व नहीं निभा पा रही है, लेकिन कई सदस्य इसके समाधान के लिए यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जापान इन प्रयासों के प्रति समर्पित है। रियुगु ग्रहिका से प्राप्त नमूनों का विश्लेषण करने वाले शोधकर्ताओं के अनुसार संभव है कि उसके मूल ग्रह पर बड़ी मात्रा में जल की उपस्थिति रही होगी। जापान का हायाबुसा 2 अंतरिक्ष खोजी यान ग्रहिका के नमूने एकत्रित कर वर्ष 2020 में पृथ्वी पर लौटा था। जापान के 8 शोधकर्ता दल इन नमूनों की जांच कर रहे हैं, जिनमें से 2 ने पहली बार विस्तृत आंकड़े जारी किए हैं। एक शोध दल के अनुसार नमूनों में से ग्लूटामिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल समेत 23 तरह के अलग अलग अमीनो अम्ल मिले हैं। दोनों दलों के अनुसार इन नमूनों में बड़ी मात्रा में ऐसे खनिज पदार्थ मिले हैं जो जल के साथ होने वाली रासायनिक क्रिया से बनते हैं। उनके अनुसार इससे प्रतीत होता है कि रियुगु के मूल ग्रह पर बड़ी मात्रा में पानी रहा होगा, जो ग्रहिका के बनने से पहले हुई टक्करों के कारण ग्रह के टूटने से समाप्त हो गया। माना जा रहा है कि दोनों दलों द्वारा जारी किए गए डाटा से सौर मंडल के आरंभिक चरणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का पता चलेगा। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक यानी ईसीबी के नीति निर्धारकों का कहना है कि मुद्रास्फीति का स्तर अनुमानित स्तर से अधिक बने रहने के कारण वे अगले महीने ब्याज दरों में वृद्धि करेंगे। इसका मुख्य कारण उक्रेन पर रूस का आक्रमण है। ईसीबी के गवर्नर मंडल के सदस्यों की बृहस्पतिवार को एम्स्टर्डम में बैठक हुई। उन्होंने 1 जुलाई से मौद्रिक उदारीकरण कार्यक्रम समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जुलाई बैठक में वे प्रमुख ब्याज दरों में 0.25% की वृद्धि करेंगे। 11 वर्षों में ये दरों में पहली वृद्धि होगी। और जापान सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में देश के खाद्य नुकसान और बर्बादी लगभग 92,20,000 टन के साथ न्यूनतम स्तर पर रही। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को वित्त वर्ष का 2020 अनुमान जारी किया। घरों से होने वाला खाद्य नुकसान और बर्बादी 24,70,000 टन रही, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 1,040 लाख टन कम है। आंकड़े रखे जाने के बाद से पहली बार ये वार्षिक आंकड़ा न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है। और अब अंत में आज के प्रमुख समाचार एक बार फिर। जापान में 2 वर्षों में पहली बार पर्यटकों का प्रवेश हुआ प्रारंभ। 98 देशों और क्षेत्रों के विदेशी पर्यटकों के लिए खुली देश की सीमाएं। G7 शिखर सम्मेलन में जापान लेगा खाद्य सहायता संकल्प। और शोधकर्ताओं ने किया रियुगु ग्रहिका के मूल ग्रह पर बड़ी मात्रा में जल होने की संभावना का खुलासा। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।